नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप लोगों का ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत, अभिनंदन। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो वाक्य का एक भाग बचा हुआ है, मतलब एक विभेदीकरण वो बचा हुआ है रचना के आधार पे, उन वाक्यों की चर्चा कर रहे हैं। तो हमारे सामने जो इकाई है वो वाक्य वाली इकाई है, और इस वाक्य में थोड़ी सी जानकारी हमने पहले हासिल कर ली थी कि भाई वाक्य शब्द की निष्पत्ति वो किससे होती है। तो वाक्य शब्द वो वच धातु में ये प्रत्यय जोड़ने से बनता है, यानी वच धातु होती है उसमें कौन सा प्रत्यय जोड़ते हैं, ये प्रत्यय जोड़ते हैं। अब ये प्रत्यय जोड़ते हैं तो वह में जो ऐश्वर है उसकी वृद्धि होकर के वाह हो जाता है, च के स्थान पे क हो जाता है, जिसके आधार पे वाक्य शब्द की निष्पत्ति होती है। बातें हमने जान ली थी। उसके बाद में महत्वपूर्ण बात जो हमने जानी थी, कॉपी पेन उठा लीजिए और लिखिए कि भाषा की जो पूर्ण इकाई है, भाषा की पूर्ण इकाई वो वाक्य कहलाती है। यानी जब किसी श्रोता के सामने या फिर पाठक के सामने वाक्य रखा जाता है तो उसे एक निश्चित अर्थ की प्राप्ति होती है, जिस इकाई से निश्चित अर्थ की प्राप्ति होती है उसे भाषा की पूर्ण इकाई कहा जाता है। तो बिल्कुल हमने अपने दिमाग में बिठा लिया कि भाषा की पूर्ण इकाई है वो क्या है, वाक्य है। उसके बाद में वाक्य की परिभाषा भी हमने की थी, और परिभाषा में इतना जाना था कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों या फिर पदों के समूह को वाक्य कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ये परिभाषा हमने समझ ली थी कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों या पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। अब ये भी हम जानते हैं कि हिंदी भाषा जो है या कोई भी जो भाषा उसमें निरर्थक शब्द कभी नहीं होते हैं, सारे शब्द वो सार्थक ही होते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं वो बोल देते हैं कि भाई ये सार्थक शब्द है, ये निरर्थक शब्द है, जबकि निरर्थक शब्द वो और ज्यादा गहरा अर्थ वो लेकर के चलते हैं। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं कि चाय वाय, अब चाय है जैसे ही किसी के सामने आता तो लोग ये कह देते हैं कि चाय सार्थक है और वाय वो निरर्थक है, जबकि वाय निरर्थक नहीं है। क्योंकि इसका एक वाक्य में प्रयोग करके देखिए कि मोहन कहीं जाता है और जाकर के किसी मेहमान के यहाँ पहुँचता है या फिर मेजबान के यहाँ पहुँचता है मेहमान बन करके, तो वो जो मेजबान है वो उसको कहता है कि चाय पी लो। अब चाय पी लो तो उसमें केवल चाय पी जाती है, लेकिन अगर वो उसको कहता है कि चाय वाय लेके आऊं तो चाय में तो चाय आ गया, लेकिन वाय में वो अन्य सामग्रियां भी आती हैं और उस वाय में अनेक शब्द वो छुपे हुए रहते हैं। हो सकता है उसमें बिस्किट भी है या फिर जैसे मान लीजिए पानी भी है या अन्य कोई खाने का सामान भी है। तो वो वाय शब्द में कई अर्थ वो छुपे हुए हैं। तो कह नहीं सकते कि भाई निरर्थक शब्द उसमें अर्थ नहीं होता, हाँ अर्थ होता है, लेकिन उसका भाषा में स्वतंत्र रूप से है ना वो प्रयोग नहीं किया जाता है। उसके बाद में परिभाषा जानने के बाद में हमने इतना भी सामान्य चर्चा की थी कि वाक्य के अंग, और ये काफी बार एग्जाम में प्रश्न आता है, हर एग्जाम में ये प्रश्न वो पूछा जाता है, 1-2 साल के अंतराल में पुनः ये प्रश्न वो देखने को मिल जाता है हमें पेपर में। तो हम वाक्य के 2 अंग करते हैं, यानी वाक्य के अंग कितने होते हैं, 2 अंग होते हैं। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको है वो बिल्कुल बारीकी से आप अपनी कॉपी में वो नोट कर लीजिए कि वाक्य के 2 अंग होते हैं। एक का नाम उद्देश्य होता है, उद्देश्य, और दूसरे का नाम है वो विधेय होता है। अभी जो चर्चा कर रहे हैं हम विस्तृत रूप से उद्देश्य और विधेय के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। तो साथियों एक बार पुनः बता रहा हूं कि वाक्य के 2 अंग माने गए या फिर वाक्य के 2 भाग माने गए हैं। एक भाग है वो उद्देश्य के रूप में होता है और दूसरा जो भाग है वो विधेय के रूप में होता है। तो अब जो हमारी चर्चा रहेगी वो उद्देश्य और विधेय के ऊपर रहेगी। जस्ट उसके बाद में हम वाक्य का विभेदीकरण वो विभेदीकरण करेंगे। तो बिंदु डालिए उद्देश्य। उद्देश्य, अब उद्देश्य में सबसे पहले जो किताबों में परिभाषाएं मिलती हैं उसके संबंध में चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद में एक ट्रिक्स वगैरह उसकी चर्चा करते हैं ताकि हमारे पेपर तक वो याद रहे, या फिर जैसे मान लीजिए जिंदगी में जहां भी आवश्यकता पड़े, बच्चों को पढ़ाने की आवश्यकता पड़े, वहां भी हम इसको याद रखें। तो आप ये कहोगे कि वाक्य में जिसके बारे में
कुछ कहा जाए उद्देश्य, उसे उद्देश्य कहते हैं। कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक वाक्य हमने काम में लिया कि बालक पुस्तक पढ़ता है। ऐसी स्थिति में इस वाक्य को जब हमने देखा तो पुस्तक पढ़ता है, ये किसके बारे में? हम बालक के बारे में कहा जा रहा है। बालक के बारे में अगर कहा जा रहा तो हमने परिभाषा में यही जाना है कि जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य होता है। तो यहां पे बालक शब्द वो हमारा क्या हो गया? उद्देश्य हो गया, उद्देश्य। उसके बाद में दूसरी जो बात आती है वो विधेय की बात आती है। विधेय किसको कहा जाता है? तो विधेय में हम जानेंगे एक क्रिया के पूर्ण अर्थ देने तक उद्देश्य के संबंध में कुछ कहा जाए उसे विधेय कहा जाता है। कि एक क्रिया के पूर्ण अर्थ देने तक उद्देश्य के संबंध में कुछ कहा जाए उसे विधेय कहा जाता है। यह बात हम विधेय के संबंध में है वो जानेंगे। अब देखो यहां पे जो क्रिया अगर देखते हैं तो वो पढ़ता है। अब ये पढ़ता क्रिया है तो यहां पूर्ण अर्थ वो पढ़ता क्रिया दे रही है। पढ़ता क्रिया अगर दे रही है तो ये क्रिया है वो क्या हो गई? हमारे सामने विधेय हो गई। और ये हम कह सकते हैं कि वाक्य का पूरक, या फिर जैसे मान लीजिए कर्म वगैरह है वो है, तो कर्म है वो हम विधेय में शामिल नहीं करते हैं, कर्म वो उद्देश्य में भी शामिल नहीं करते हैं। अब ये जो बातें हैं वो तो हो गई किताबी बातें। एग्जाम में इसको कैसे याद रखें? तो एग्जाम में इसको याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक्स आप लोगों को बताता हूं, उसको दिमाग में बिठा लीजिए, शायद आप लोगों का ध्यान होगा। और मैं ये कह दूं कि कर्ता कहीं भी आएगा उसे उद्देश्य कहा जाएगा, और क्रिया कहीं भी आएगी उसे विधेय कहा जाएगा। अब मान लीजिए इस वाक्य को कह दिया कि इस गांव में रहने वाला बालक पुस्तक पढ़ता है। अब इस गांव में रहने वाला बालक पुस्तक पढ़ता है, तो यहां पे जो खास ध्यान देना वो आपको ये देना है कि फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल में काफी बार रीट या फिर टेट या फिर सी टेट में प्रश्न निकाल करके पूछा जाता है कि भाई निम्न में से उद्देश्य का विस्तार कौन सा है, या फिर इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार किसे कहा जाता है, या फिर जैसे ये पूछ लिया जाता है कि उद्देश्य का विस्तार है वो क्या है। तो आप देखो कि इस गांव में रहने वाला बालक, अभी रहता है वो कौन? बालक। लेकिन मुख्य जो काम कर रहा है वो बालक ही कर रहा है। तो इस बालक को लोग जानते नहीं थे तो एक गांव की तरफ इशारा करके अनुभव बताया गया है, और इशारा करके जो बताया गया है ये सारी जो बातें जोड़ी गई हैं वो बालक के लिए जोड़ी गई है, यानी बालक बताई गई है। तो ये सारा कर्ता का विस्तार हो गया, और कर्ता का जो विस्तार हो गया उस विस्तार को ही हम उद्देश्य के विस्तार में लेते हैं। उद्देश्य के विस्तार में लेते हैं। तो हमें याद क्या रखना है कि कर्ता है वो तो उद्देश्य होगा, और कर्ता का विस्तार जो भी होगा वो उद्देश्य का विस्तार होगा। क्रिया है वो विधेय होगी, और क्रिया का विस्तार है वो विधेय का विस्तार हो जाएगा। तो इस आधार पे हमें याद रखना जरूरी है। तो ये बात हो गई उद्देश्य और विधेय, यानी कहने का मतलब कि वाक्य के जो दो अंग होते हैं उन दो अंगों के संबंध में हमने चर्चा कर ली। उसके बाद में जैसे वाक्य का जो विभेदीकरण किया था, एक बार फिर बता, भाषा की पूर्ण इकाई वाक्य। वाक्य के कितने अंग? दो अंग। वाक्य के कितने भाग? दो भाग। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसको कहा जाता है? कर्ता को। उद्देश्य का विस्तार किसको कहा जाता है? कर्ता के विस्तार को। विधेय किसको कहा जाता है? क्रिया को। विधेय का विस्तार किसको कहा जाता है? क्रिया के विस्तार को। तो ये जानने के बाद में हम जब विभेदीकरण पे जाते हैं तो विभेदीकरण में यानी कहने का मतलब कि वाक्य के जो भेद किए जाते हैं वो तीन प्रकार से किए जाते हैं, जिसमें पिछले वीडियो में हमने चर्चा कर ली थी कि सबसे पहले रचना के आधार पे वाक्य होते हैं। रचना के बाद में जैसे मान लीजिए हम अर्थ के आधार पे वाक्य करते हैं, और अर्थ के बाद में हम क्रिया के आधार पे वाक्य करते हैं। एक बार पुनः इस चीज को मैं दोहरा रहा हूं 1 मिनट के लिए।
कि भेद कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। सबसे पहले किसके आधार पे, रचना के आधार पे। रचना के बाद में बात करते हैं अर्थ के आधार पे, और अर्थ के बाद में बात करते हैं क्रिया के आधार पर। क्रिया के आधार पर, रचना के आधार पे जो वाक्य किए थे वो हमने 3 किए थे, अर्थ के आधार पे जो वाक्य किए थे वो 8 प्रकार के किए थे, और क्रिया के आधार पे जो वाक्य किए थे वो भी हमने 3 प्रकार के किए थे। अक्सर एग्जाम में प्रत्येक में से एक एक प्रश्न पूछा जाता है। रचना के आधार पे जो वाक्य थे उसमें सबसे पहला जो वाक्य लेकर के चलते थे उस वाक्य का नाम था सरल। अब आप कह सकते हो कि सरल नहीं पढ़ा, साधारण पढ़ा, तो एक ही बात है, साधारण। उसके बाद में दूसरा जो वाक्य लेके चलते थे उसका नाम था मिश्रित, और मिश्रित अगर नहीं कहें तो मिश्रित। आप अपनी कॉपी में वो बना सकते हो या स्क्रीनशॉट वगैरह ना वो ले सकते हो। तीसरा जो वाक्य है वो हमारे सामने आता है संयुक्त वाक्य, और ये बिल्कुल अंगुलियों पे बैठ जाना चाहिए कि एक अंगुली में 3 भाग होते हैं। सबसे पहले रचना, रचना में हमने लिया सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। फिर उसके बाद में जैसे मान लीजिए आगे वाले अर्थ के आधार पे वाक्य अगर चलते हैं तो 8 प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और इसको याद करने की ट्रिक्स मैंने बताई थी कि सबसे पहले घर गृहस्थी में कार्य का विधान किया जाता है, विधान के बाद में बुढ़े बुजुर्ग हमें आज्ञा देते हैं, आज्ञा के लिए कोई मना अगर कर देता तो उसको निषेध कहते हैं, निषेध के बाद में अगर उसकी जानने की इच्छा होती है, इच्छा जो होती है तो वो प्रश्न करता है, प्रश्न का उत्तर कोई अगर नहीं जानता है तो उसका दोस्त उसकी तरफ प्रश्न बताने हेतु संकेत करता है। जब कोई किसी की तरफ संकेत करता है तो संदेह की स्थिति पैदा होती है, और संदेह की स्थिति जहाँ पे पैदा होती है वहां आश्चर्य पैदा हो जाता है, यानी विस्मय पैदा हो जाता है। पहली बात मैंने क्या बताई, विधान, कार्य का किया विधान। आप पढ़ रहे हो, विधान ही कर रहे हो। आप लिखो, यह आज्ञा है। आप कह सकते हो कि नहीं मोबाइल है हमारे पास, मोबाइल है हमारे पास, नहीं लिखेंगे, आपने निषेध कर दिया। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लिखना शुरू कर दें, मतलब प्रार्थना का भाव जहां पे होता है। मैं चाहता हूं कि देख करके आपका कल्याण हो जाए, यहां पे क्या हो गई, आप पूछा कि कल्याण किसका हो रहा है, एक दूसरे पे निर्भर हो गई, निर्भरता हो गई, संकेत। मैं ये कह सकता हूं कि शायद आप पढ़ रहे हो, शायद आप वीडियो को देख रहे हो, ये संदेह हो गया, अरे आप अब पढ़ रहे हो, ये क्या हो गया, आश्चर्य हो गया, यानी विस्मय हो गया। तो इस आधार पे हम अर्थ के आधार पे 8 प्रकार के वाक्य कर सकते हैं। उसके बाद में क्रिया के आधार पे जो वाक्य जाते हैं तो 3 प्रकार के होते हैं। और बिल्कुल आपको ये बताया कि क्रिया के आधार पे जो भी वाक्य होते हैं उनको वाच्य कहा जाता है, मतलब सीधा संस्कृत में एज इट लिया गया है। और अक्सर सबसे ज्यादा जो विडंबनाएं आती हैं वो ऐसे वाक्यों में आती हैं, क्योंकि जिसने संस्कृत का ज्ञान प्राप्त नहीं किया उसके कर्मवाच्य में हमेशा गलती होती है। लेकिन आपने तो पहला जो वीडियो देखा होगा, जस्ट इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा, उसमें कंसेप्ट क्लियर कर लिए होंगे। लेकिन एक बार पुनः मैं बता रहा हूं, सबसे पहले जो वाक्य आता है उसका नाम है कर्तृवाच्य। नंबर 2 पे जो वाक्य आया उसका नाम है कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। और नंबर 3 पे जो नाम आया उसका नाम है भाववाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो इस आधार पे हम इन वाक्यों को बना सकते हैं। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, अगर आप कॉपी में लिख रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं लिख रहे हो तो आप स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हो। अब उसके बाद में इन दोनों की चर्चा हम कर चुके हैं। अब जो चर्चा कर रहे हैं वो रचना के आधार पे जो वाक्य है उनकी चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले इन तीनों की परिभाषा वो जाननी जरूरी है। उसके बाद में तीनों के वाक्य देंगे, वाक्य के आधार पे इनका विभेदीकरण करोगे, फिर वाक्य का आपस में बदलाव करोगे और एक पहचान हो, उस पहचान को आप पकड़ोगे। तो सबसे पहले जैसे किताबी जो परिभाषा है, मतलब पुस्तकें जो परिभाषा देती हैं उसको समझते हैं, फिर उसके बाद में हो सकता है कि कोई ट्रिक्स वगैरह वो काम में लेते हैं। तो सरल या साधारण वाक्य, यहां पे आप कह सकते हो कि जहां एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, कि जहां एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, जहां एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, उसे सरल या साधारण वाक्य कहा जाता है। तो बिल्कुल आप कर सकते हो इसको, क्योंकि इसीलिए हमें उद्देश्य और विधेय को समझना जरूरी था।
उद्देश्य और विधेय को अगर समझ गए, आराम से इस वाक्य को हम कर सकते हैं। मिश्रित वाक्य में आप ये समझोगे कि जहां किसी प्रधान उपवाक्य पर अन्य उपवाक्य आश्रित हों, कि जहां किसी एक प्रधान उपवाक्य पर, कि जहां किसी प्रधान उपवाक्य पर अन्य उपवाक्य आश्रित हो। आप हो सकता है कि यहां एक भी जोड़ सकते हो कि जहां किसी एक प्रधान उपवाक्य पर अन्य उपवाक्य आश्रित हो। अब प्रश्न यहां पे ये निकलता है, ध्यान देना, कि आश्रित उपवाक्यों वाला वाक्य क्या कहलाता। तो आप कहोगे आश्रित उपवाक्यों वाला, आश्रित में भी श्राया और मिश्रित में भी श्राया, तो श्रय को जोड़ करके ये कह सकते हो कि आश्रित उपवाक्यों वाला जो वाक्य होता है वो कौन सा वाक्य होता है, मिश्रित वाक्य होता है। उसके बाद में संयुक्त वाक्य में हम करेंगे कि जहां एक से अधिक सरल या मिश्रित वाक्य ओब्लिक उपवाक्य किसी संयोजक शब्द, आप अव्यय भी कर सकते हो, शब्द या अव्यय, अव्यय वही संयोजक है, अव्यय से जुड़े हुए हों, उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। एक बार पुनः बोल रहा हूं कि जहां एक से अधिक, अब एक से अधिक तो होंगे नहीं, तो संयुक्त कैसे होगा। वहां सरल वाक्य भी हो सकते हैं, मिश्रित वाक्य हो सकते हैं, सरल वाक्य भी हो सकते हैं, मिश्रित वाक्य भी हो सकते हैं, सरल उपवाक्य भी हो सकते हैं, मिश्रित वाक्य भी हो सकते हैं। तो जुड़ेंगे किससे, किसी संयोजक शब्द से जुड़ेंगे। कई स्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें संयोजक शब्द बीच में नहीं आता, तो ऐसी स्थिति में वहां कोमा वगैरह, जिसको अल्प विराम या अर्ध विराम कहते हैं, उसका प्रयोग भी किया जाता है। और खास तौर से सेकंड लेवल में तो प्रश्न वो कोमा वाला, यानी कहने का मतलब अल्प विराम और अर्ध विराम का प्रश्न को ज्यादा उठाता है। तो ये हम परिभाषा के आधार पे इनको कर सकते हैं। अब आगे की जो स्थिति, एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लेना चाहो तो आप ले सकते हो। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के, सरल या साधारण वाक्य जहां एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, वहां सरल वाक्य होता है। मिश्रित या मिश्र वाक्य जहां किसी प्रधान उपवाक्य पर अन्य उपवाक्य आश्रित हो, या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि जहां किसी एक प्रधान उपवाक्य पर अन्य उपवाक्य आश्रित हो। संयुक्त वाक्य कि जहां एक से अधिक सरल या मिश्रित वाक्य या उपवाक्य किसी संयोजक शब्द या अव्यय से जुड़े हुए हों, वहां संयुक्त वाक्य होता है। अब इसमें एक बात और याद रखनी है जो एग्जाम में अक्सर प्रश्न आता है, समानाधिकरण उपवाक्यों वाला वाक्य कौन सा होता है, या समानाधिकरण वाक्य किस में जुड़ते हैं। तो आप ये कहोगे समानाधिकरण मतलब समान अर्थ रखने वाले। मैं पढ़ता हूं और तुम लिखते हो, तुम लिखते हो अलग अर्थ है, मैं पढ़ता हूं अलग अर्थ है, मतलब दोनों कर्ताओं की और क्रियाओं के साथ अलग अलग प्रधानता है, अलग अलग अधिकार है। और जहां दोनों का अलग अलग अधिकार होता है तो दोनों का समान, यानी अपने ऊपर समान अधिकार होता है। समान अधिकार जहां भी होता है उसको समान कहते हैं। अब उसके बाद में उदाहरण करते हैं कि भाई उदाहरण किस तरीके से हम पहचाने, कैसे हमारा वाक्य वो सही हो। अब थोड़ी सी ट्रिक्स आपको दी जा रही है, और उस ट्रिक्स में, यानी ट्रिक्स कभी भी अगर बनती है तो वो उल्टी बनती है। आपको यही याद रखना। सबसे पहले संयुक्त की बात कर रहा हूं। संयुक्त में कोई भी क्रिया देख लेना, संयुक्त में कोई भी क्रिया देख लेना, वो क्रिया अगर पूर्ण अर्थ दे चुकी है और उसके बाद में समुच्चय बोधक, यानी जिसको संयोजक भी कहते हैं, यानी समुच्चय बोधक अव्यय अगर जुड़ा हुआ है। अब प्रश्न ये उठा क्योंकि समुच्चय बोधक अव्यय हमने पढ़े नहीं है तो उनकी मैं चर्चा कर रहा हूं। समुच्चय बोधक अव्यय कौन से हैं? और, तथा, एवं, वह, या, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, जबकि, बल्कि, या फिर जैसे मान लीजिए अल्प विराम, क्रिया के बाद में बताया मैंने, पूर्ण अर्थ देने के बाद में अल्प विराम या अर्ध विराम। ऐसी स्थिति में एक पर भी आता है क्रिया के बाद में। ऐसी स्थिति में
हमेशा संयुक्त वाक्य होता है। एक बार फिर बता रहा हूं, और, तथा, एवं, वह, या, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, जबकि, बल्कि, पर, अल्प विराम और अर्धविराम, ये कभी भी क्रिया के बाद में, मतलब पूर्ण अर्थ देने वाली क्रिया के बाद में अगर होते हैं तो ऐसी स्थिति में संयुक्त वाक्य होता है। अब जैसे मान लीजिए, पहचान कैसे करें? जैसा देश वैसा भेष, और, तथा, एवं, वह कोई नहीं आया। राम पढ़कर चला गया, और, तथा, एवं, वह कुछ नहीं आया। राम और श्याम पढ़ते हैं, और आया, लेकिन राम के बाद में आया, क्रिया के बाद में नहीं आया। तो क्रिया के बाद में आना जरूरी है। राम पढ़ता है और श्याम लिखता है। अब राम पढ़ता है के बाद में और का प्रयोग किया, मतलब क्रिया के बाद में और का प्रयोग किया, और का प्रयोग किया, तो लास्ट वाला वाक्य ने राम पढ़ता है और लिखता है, तो ये लास्ट वाला वाक्य वो संयुक्त वाक्य में हो जाएगा। मैं, तुम और वह जाते हैं। मैं, तुम और, अब यहां पे और जो लगा है वो तुम के साथ में लगा, क्रिया के साथ में नहीं लगा। क्रिया के साथ में अगर नहीं लगा तो वाक्य नहीं होगा। जैसे हम करते हैं, छोटा परिवार, चिन्ह लगाया, विराम चिन्ह, सुखी आधार, ये भी संयुक्त वाक्य की श्रेणी में आ गया। मैंने पढ़ा पर समझ नहीं आया, संयुक्त वाक्य में आ गया। बालक खेलते हैं किंतु शोर बहुत करते हैं, संयुक्त वाक्य में आ गया। मैं घर जाऊं या बाजार, अब मैं घर जाऊं, जाने के बाद में या का प्रयोग हो गया। या का अगर प्रयोग हो गया तो ऐसी स्थिति में क्रिया अगर किसी भी समूचे बोधक अव्यय का प्रयोग हो जाएगा, बंद करनी और संयुक्त वाक्य करना, तो इस आधार पे हम संयुक्त वाक्य कर सकते हैं। समझ गए? जस्ट उसके बाद में जैसे मान लीजिए नाम आया मिश्रित या मिश्र वाक्य। मिश्रित और मिश्र वाक्य में हमेशा एक दूसरे पे डिपेंड रहने वाले शब्द आते हैं, मतलब एक दूसरे पे निर्भर रहने वाले। अब जैसे मैंने कहा कि जैसे, तो आप कहोगे वैसे। मैंने कहा यदि, तो आप कहोगे तो। मैंने कह दिया तो आप कहोगे ही, यानी एक दूसरे पे निर्भर होगा। मैंने कहा कि जब, आप कहोगे तब। मैंने कहा कि यथा, आप कहोगे तथा। मैंने कहा कि जिस प्रकार, आप कहोगे उस प्रकार। तो इस स्थिति में ऐसे शब्द अगर जुड़ करके आते हैं, नहीं जो संयोजक शब्द जुड़ करके आते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमेशा मिश्रित वाक्य होता है। लेकिन हमने एक ही बार चाहिए। अगर एक से अधिक बार आ जाएंगे तो एक से अधिक मिश्रित वाक्य जुड़ जाएंगे तो वो कौन सा वाक्य हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अब जैसे पढ़ा आपने, बिल्कुल, जो पढ़ेगा सो पास होगा, जो और सो आ गया। यदि पढ़ते तो पास हो जाते, यदि के साथ में तो आ गया। जैसा देश वैसा भेष, बिल्कुल आपने पढ़ा है। यथा राजा तथा प्रजा, बिल्कुल आपने पढ़ा है। जब जब देश में धर्म की हानि होती है तब तब युग पुरुष अवतरित होता है, तो तब तब है, वो जुड़ गया इसके साथ में। अब ऐसी स्थिति में ये भी कौन सा हो गया? मिश्रित वाक्य हो गया। और जो संयुक्त नहीं होता है, जो मिश्रित नहीं होता है, वो बचा हुआ किस में हो जाएगा? सरल या साधारण वाक्य में हो जाएगा। अब तीन वाक्यों की, ओनली तीन वाक्यों की मैं चर्चा करूंगा, आप आराम से उन वाक्यों को है वो बताना। सोहन का भाई दिनेश पढ़कर घर गया। उसने दूध पिया या उसने पढ़ा है या लिखा है? राम ने कहा कि मैं विद्यालय जाऊंगा। साथ ही एक बार वाक्यों को पढ़िए। सोहन का भाई दिनेश पढ़कर घर गया। उसने पढ़ा है या लिखा है? राम ने कहा कि मैं विद्यालय जाऊंगा। ऐसी स्थिति में सबसे पहले हमें देखना है कि पहला वाक्य क्या? पहले वाक्य में कर्ता कौन है? तो कर्ता सोहन है, भाई है या दिनेश है? कर्ता दिनेश है। दिनेश है तो ये उद्देश्य हो गया, और ये हमारा उद्देश्य का विस्तार हो गया। मोस्ट है, ऐसा वाक्य आएगा एग्जाम में, उद्देश्य का विस्तार हो गया, उद्देश्य का विस्तार।
फिर उसके बाद में जैसे क्रिया ये भी है और क्रिया ये भी है। अब देखो पूरा अर्थ देने वाली कौन सी है? किसी ने कह दिया कि सोन का भाई दिनेश पढ़कर, हमारी जिज्ञासा शांत नहीं है, पढ़कर हम सोचेंगे क्या किया, घर गया, समस्या का समाधान गया शब्द पे हुआ। तो ऐसी स्थिति में पूर्ण अर्थ देने वाली क्रिया कौन सी आई? गया आई। और गया आई तो इसका मतलब क्रिया यहां पूर्ण अर्थ देने वाली एक ही है, एक ही है, तो ये विधेय है। तो इसको हम विधेय कह नहीं सकते क्योंकि ये तो इसका पूरक वगैरह। तो ऐसी स्थिति में देखो एक ही उद्देश्य यार एक ही विधेय, तो एक ही उद्देश्य यार एक ही विधेय, तो कौन सा वाक्य हो गया? सरल या साधारण वाक्य हो गया। तो इसको हम कौन से वाक्य की श्रेणी में ले लेंगे? सरल वाक्य की श्रेणी में ले लेंगे। अब 2-4 वाक्यों की और चर्चा करते हैं। खाना खाकर सो गया, खाकर उठकर सोकर, तो अगर लगता है तो उसको 2 की नहीं मानेंगे क्योंकि ये खाना खाकर सो गया, सोने से पहले खाकर आया। मूल क्रिया से पहले जो संपन्न होने वाली क्रिया होती है उसको पूर्वकालिक, कालिक यानी समय में, पूर्व यानी पहले, कि मूल क्रिया से पहले जो संपन्न होने वाली क्रिया होती है उसको पूर्वकालिक कहते हैं। गया, धावक दौड़ बैठ गया। अब दौड़कर बैठ गया तो यहां वहां पे अर्थ मिला। तो ऐसी स्थिति में ये भी हो गया। कोई ये दावा कि मैं अपने मित्रों के साथ विद्यालय के बाहर गेंद से मैच खेलता हूं। अब चाहे वाक्य कितना भी बड़ा हो, मूल जो अर्थ है वो खेलता आया हूं, उससे पहले कोई भी क्रिया पूरी नहीं और कोई भी क्रिया है वो पूरी नहीं हुई है। तो उस स्थिति में विधेय हमारे सामने एक ही आया और उद्देश्य वो मैं हो गया। मैं अगर हो गया तो ऐसी स्थिति में एक ही उद्देश्य और एक है, तो हमारा कौन सा वाक्य हो गया? वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य देखते हैं। उसने पढ़ा है या लिखा, साफ साफ आपको ये बताया कि पूर्ण क्रिया के अर्थ देने के पश्चात कोई समुच्चय बोधक या संयोजक का प्रयोग होगा तो उसके बाद में चाहे एक शब्द जुड़े या 1000 शब्द जुड़े, संख्या शब्द जुड़े, वो हमेशा संयुक्त वाक्य की श्रेणी में आता है। तो इस या का प्रयोग हमने यहाँ पे किया है। और ऐसी स्थिति में इस वाक्य को अगर हटाओगे तो भी ये वाक्य पूरा अर्थ देता है, और पूरा अर्थ देता तो ये वाक्य अपने आप ही पहले से बैठा, तो इसमें कुछ जोड़ा है। तो पूर्ण वाक्य में जहां भी वाक्यांश है या पद है उसको अगर जोड़ दिया जाता है तो वाक्य हमेशा संयुक्त वाक्य की श्रेणी में आता है। आगे वाला अगर वाक्य देखते हैं कि राम ने कहा कि मैं विद्यालय जाऊंगा। मैं विद्यालय जाऊंगा किसके ऊपर निर्भर हो गया? राम के कहने पर निर्भर हो गया। तो ये वाक्य हो गया हमारे सामने आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। और ये जो है वो हमारे सामने प्रधान उपवाक्य हो गया, उपवाक्य। और साथियों कई बार प्रश्न ये भी कहता है कि निम्न में से प्रधान उपवाक्य है वो किस क्रम में है, या प्रधान उपवाक्य है वो कौन सा, या आश्रित उपवाक्य है वो कौन सा। तो ध्यान रहे कि प्रधान उपवाक्य पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। कैसे? छोटा बच्चा है, थोड़ा सा जैसे मान लीजिए डरा दिया जाता है या उसकी पिटाई अगर कर दी जाती है और उसको ये कह दिया जाता है कि खाना खा ले, तो बच्चा कहता है मुझे भूख नहीं। और उस बच्चे का वर्णन करते हुए, मतलब बच्चा ने तो कह दिया अपनी मां को, और उसकी मां वर्णन करते हुए दूसरे को जाकर ये कहती है कि मुझे भूख नहीं है, मुझे खाना नहीं खाना है, ऐसा बच्चे ने कहा। अब ऐसा बच्चे ने कहा, ये ऐसा बच्चे ने कहा, ये बाद में आया, तो इसका मतलब कहने वाला तो बच्चा ही हो गया। तो प्रधानता तो बाद वाले पे निर्भर हो रही है। और आश्रित उपवाक्य वो कहां पहले आ गए। पहले अगर आ गए तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि प्रधान उपवाक्य वो बाद में भी हो सकता है, प्रधान उपवाक्य वो पहले भी हो सकता है। और बाकी शब्द मैंने बता दिए कि ऐसा वैसा, जैसा तैसा, तो तब, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। वहां हमेशा कौन सा वाक्य होता है? मिश्रित वाक्य होता है। अब ये चर्चा हमने ये की थी। एक वाक्य और चर्चा कर लेते हैं कि राम, श्याम, मोहन और सोहन घर जाते हैं। सबसे पहले वाक्य को देखिए। 30% लोगों ने तो बिल्कुल गलत उत्तर है वो सोच लिया। और अगर आपसे पूछा जाए, अगर सामने होते तो हो सकता है कि आपका उत्तर है वो सरल वाक्य भी होता है, मिश्रित वाक्य भी होता है और संयुक्त वाक्य भी होता है। तो आपको सबसे पहले पहचान ये करनी कि क्रिया कहाँ है। क्रिया यहाँ। क्या क्रिया के बाद में और, तथा, एवं, वह, किंतु, परंतु जुड़ा? नहीं जुड़ा। उसके बाद में आप देखो कि
यहां अगर देखते हैं तो ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है। चारों कर्ताओं का इस क्रिया के साथ में संबंध है, मतलब चारों एक ही क्रिया कर रहे हैं। तो चारों एक ही क्रिया कर रहे हैं तो उद्देश्य है वो तो अलग अलग हो गए, लेकिन विधेय एक ही हुआ। और उद्देश्य भी अगर देखते हैं कि चारों एक साथ में अगर जुड़े हैं तो ये एक ही उद्देश्य है। नाम वचन में जरूर है, अब मान लीजिए ये तो व्यक्तिवाचक अलग अलग नाम है, जातिवाचक संज्ञा होती है, साथ में आप कह सकते हैं कि बालक घर जाते हैं तो वो बालक खुद ही आ जाता। तो हम कह सकते हैं कि भाई ओ का प्रयोग है, या का प्रयोग है, किंतु का प्रयोग है, परंतु का प्रयोग है, ये सारे प्रयोग हों क्रिया के बाद में होने जरूरी है। क्रिया भी कौन सी होनी चाहिए? पूर्ण अर्थ देने वाली क्रिया होनी चाहिए। तो ये बात हमारे रचना के जो वाक्य करते हैं उसमें आती है, और इसको आप याद कर लो एग्जाम में। उसके बाद में एक छोटा सा बिंदु और आता है, और जिसका नाम होता है, क्योंकि यहाँ पे नाम आया था थोड़ी देर पहले, आप अगर थोड़ा सा बैक में जाओगे, भूत में जाओगे, तो हमने किया था उपवाक्य। और ध्यान रहे उपवाक्य उससे संबंधित एग्जाम में प्रश्न आता है। उपवाक्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, और इन तीनों के नाम आप याद रखोगे। अगले वीडियो में इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो उसमें सबसे पहले जो उपवाक्य होता है, ध्यान देना, सबसे पहले जो उपवाक्य होता है वो संज्ञा उपवाक्य होता है। आप एक बिंदु डाल रहे हो कि उपवाक्य के प्रकार बराबर करो 3। सबसे पहले संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा के बाद में जो उपवाक्य आता है उसका नाम होता है विशेषण, मतलब सर्वनाम उपवाक्य कभी नहीं होता, विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य के बाद में जो नाम आता है उसका नाम होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। और इन उपवाक्यों की चर्चा जब शब्द विचार हम टॉपिक कर लेंगे उसके बाद में हम करेंगे, उससे समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि जब संज्ञा कोई नहीं जानते। अब अगर मान लीजिए मैं कह दूं कि गरीब में कौन सी संज्ञा है तो आप कहोगे भाववाचक, और मैं कह दूं कि गरीबों में संज्ञा कौन सी है तो आप कमेंट्स करके मुझे बताओगे कि गरीबों में संज्ञा कौन सी है। क्योंकि बिल्कुल आपने पढ़ा है बहुवचनीय शब्दों में हो सकता है जातिवाचक संज्ञा, और बिल्कुल शब्द या फिर आए हुए जो उदाहरण वो आपने पढ़े कि आज देश को दुर्योधनों ने गर्त में डाल दिया, आज देश को अर्जुनों की आवश्यकता है। तो मेरा प्रश्न है कि गरीबों में संज्ञा कौन सी है, और ये कमेंट्स करके मुझे इसके बाद में बताओगे। और कमेंट्स मैं मानता हूं वही करता है जो पढ़ता है, जो देखता है, और जो पढ़ता है वो देखता है, उससे सफलता मिलती है। और साथियों बार बार जो वीडियो है वो वीडियो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि कई लोगों के जैसे ये प्रार्थना या फिर शिकायत कहूँ वो आ रही है कि भाई सर पीछे की वीडियो हमारे पास वो नहीं आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे आप नहीं भेज रहे हो। तो आप लोगों का एक दायित्व बनता है आप इस चैनल को वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि क्लासें वो विधिवत शुरू हो गई। कुछ समय के बाद में जो ऑनलाइन क्लासें हैं वो भी शुरू हो जाएंगी। और उसके साथ साथ में जैसे मान लीजिए जो आप पढ़ते हो 100% आपको अच्छा लगेगा अगर आप पढ़ते हो तो उसके साथ में लाइक्स वगैरह वो भी करें। जितने जो लाइक्स करते हैं मुझे पता है कि वो लोग पढ़ते हैं, और जो लाइक्स नहीं करते हैं वो वैसे ही आलसी होते हैं। तो देखते हैं इस वीडियो के बाद में आप लोगों में कितना बदलाव आता है। और मैं प्रार्थना करूंगा ईश्वर से कि आप ऐसे टाइम में बिल्कुल सुखी रहें, बिल्कुल स्वस्थ रहें, और जो इस वीडियो को देखने के बाद में अपने आप में एक जुनून पैदा करेगा, रियल में मानूंगा कि वास्तव में स्टूडेंट वही है, और जिसके ऊपर ये छाप बैठेगी वही वास्तव में इस दुनिया में सबसे पहले है ना वो सफल होगा। धन्यवाद।